आज की ये कहानी कोलंबिया ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसने कि अपने समय में कोलंबिया और अमेरिका में हंगामा मचा दिया था। और आज की ये कहानी उन्हीं दिनों की ड्रग वॉर को दिखाती है। कहानी शुरू होती है 1993 में। एक एयरप्लेन को दिखाया जाता है जिसमें कोलंबिया की फॉर्मल जर्नलिस्ट और टीवी एंकर को यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी DEA के आदमी एक सेफ हाउस पहुंचा रहे हैं और इसका नाम होता है वर्जीनिया। और साथ में बैठा है DEA का एजेंट नेवर, जो कि उसे कहता है कि तुम अब सेफ हो, तुम्हें एस्कोबार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात से वर्जीनिया हंसने लगती है। वो जानती है अगर एस्कोबार नहीं मारेगा, उसके कंपटीशन या कोलंबिया के लोग आज नहीं तो कल उसे जरूर मार देंगे, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार सिर्फ ड्रग ट्रैफिकर नहीं रहा जिससे कि ये पहली बार मिली थी। अब वो टेररिस्ट, खूनी और कई देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट की टॉप पर है। अब वर्जीनिया पाब्लो की पहली मुलाकात को याद करती है जब वो उससे मिली थी, और समय था 1980 का जब वो उसे पहली बार मिली थी, जहां पर वर्जीनिया और कुछ बड़े जर्नलिस्ट को पाब्लो एस्कोबार में एक ग्रैंड पार्टी के लिए बुलाया गया था। वहां पे देश की कई सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। पाब्लो की दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास खुद की एक जू थी जहां पर दुनिया भर से जानवर लाए जाते थे। पाब्लो का इतना सारा पैसा और इतना सारा दबदबा देखकर वर्जीनिया उससे काफी इंप्रेस होती है। पाब्लो उसे अपने शहर के एक स्लम में बने बड़े से एक कूड़े के ढेर के ऊपर लेके जाता है, जो कि एक बड़े फुटबॉल की एरिया का साइज का था। वो बताता है कि मैं यहाँ पे इस जगह को साफ करके गरीबों के लिए घर बनवा रहा हूँ, क्योंकि कोलंबिया की सरकार इनकी कोई मदद नहीं करती। वर्जीनिया पाब्लो की इंटरव्यू अपने न्यूज चैनल में दिखाती है और इससे पाब्लो को पूरे देश में रॉबिन हुड का दर्जा मिल जाता है। अब इसके बाद एक रात पाब्लो और वर्जीनिया डिनर पर जाते हैं और यहाँ पे वो बताते हैं कि वह अपने सर्जन पति से डिवोर्स चाहती है, लेकिन वो डिवोर्स पेपर से साइन नहीं करता और इसीलिए उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसीलिए अगले दिन पाब्लो के आदमी उसे सर्जरी करते हुए वहां से उठा लेते हैं और इसीलिए वो डर के मारे वर्जीनिया को डिवोर्स दे देता है। और इसके बाद वर्जीनिया पाब्लो की और भी करीब आ जाती है। वो उसे काफी इंप्रेस होती है और इसके बाद वो पाब्लो के साथ घूमने लग जाती है और इसलिए पाब्लो के सभी आदमी उसे पहचान जाते हैं और उसे रेस्पेक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में काफी पाबंद लगाए जाने के बाद भी कोलंबिया से कोकीन आना बंद नहीं हुई। एस्कोबार के आदमी अपने सप्लायर के लिए कोकीन से भरे हुए पूरे प्लेन अमेरिका के हाईवे में उतार देती है। यूएस गवर्नमेंट इस बढ़ते ड्रग प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सितंबर 14, 1986 को अमेरिका के राष्ट्रपति अपने वाइफ के साथ मिलकर इस ड्रग प्रॉब्लम को खत्म करने का फैसला लेते हैं। यूएस और कोलंबिया के बीच एक समझौता किया जाता है जिसमें कि कोलंबिया की ड्रग्स लॉर्ड को अरेस्ट करके अमेरिका लाया जाएगा और उसे सजा भी अमेरिका में सुनाई जाएगी। और उसकी वजह ये थी, पाब्लो जैसे ड्रग लॉर्ड से हर जज डरा करता था और अपने और पूरी परिवार की जान बचाने के लिए कोलंबिया की कोई भी जज उसे सजा नहीं सुना सकता था। और उसी रात व्हाइट हाउस में एक मीटिंग होती है जहां पर FBI और DEA की चीफ स्पेशल एजेंट नेमार को और कोलंबिया जाकर ड्रग गाड़ी को तोड़ने के लिए उसे भर्ती करते हैं। और पाब्लो और बाकी के ड्रग ट्रैफिकर इस फैसले के बाद काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो कोलंबिया की पुलिस और जज को मार के डरा सकते हैं, लेकिन USA की कोर्ट और जेलों में लंबी सजा मिलेगी। और इसीलिए पाब्लो खुद पॉलिटिक्स में जुड़ता है। वो हर पार्टी काउंसलर और मिनिस्टर को भी खरीदता है ताकि वो लोग उसे आने वाले इलेक्शन में उसे सपोर्ट करे, ताकि वो पार्लियामेंट जाके आने वाले समझौता को रोक पाए। पाब्लो कहता है कि हमारे पास पैसा और पावर है, लेकिन कोलंबिया पर राज करने के लिए लोगों की रेस्पेक्ट चाहिए। खैर पाब्लो अपने बेशुमार पैसे और ताकत की बल पर पार्लियामेंट की सीट को जीत जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मिनिस्टर पाब्लो से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि पूरा देश को पता होता है पाब्लो कितना बड़ा क्रिमिनल है। यहाँ पर मिनिस्टर और जस्टिस पूरे पार्लियामेंट के सामने पाब्लो की इंसल्ट कर देता है और कहता है कि एक क्रिमिनल पार्लियामेंट का सीट जीतना एक शर्म की बात है। और पाब्लो खड़ा होकर कहता है वो एक आम बिजनेसमैन है और मिनिस्टर और जस्टिस उसके खिलाफ एक भी केस साबित नहीं कर पाते हैं। और जवाब के तौर पर मिनिस्टर और जस्टिस 1976 की छोटे से एक ड्रग केस की अखबार में छपवा देता है और इससे पाब्लो काफी शर्मिंदा होता है, फिर कभी पार्लियामेंट नहीं जाता। अब पाब्लो एस्कोबार इस बेइज्जती का बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ बेरोजगार छोटे उम्र के लड़के को हायर करता है। वो उन्हें हायर करता है और दिन दहाड़े उस जस्टिस को, जिन्हें यहाँ शिकारी या ट्रेंड हिटमैन कहा जाता है, गाड़ी में जाते हुए उसे मरवा देता है। हर न्यूज चैनल और कोलंबिया पूरी शौक में आ जाता है, क्योंकि ड्रग कार्टेल ने पहली बार किसी मिनिस्टर को टारगेट किया था। पाब्लो अब रेस्पेक्ट छोड़ के लोगों को डर को अपना हथियार बनाता है। वर्जीनिया, जो कि हमेशा पाब्लो के पैसे और उसकी शोहरत की फायदा लेती थी, अब वो खुद भी उसे डरने लगती है। अब यहाँ पे एजेंट नेवर भी वर्जीनिया से पूछताछ करने लगती है। पाब्लो एस्कोबार अब पनामा भाग जाता है। वो अपनी सरकार से डिमांड करता है अमेरिका से होने वाले समझौता को रोके और पाब्लो के पुराने क्राइम को भी माफ किया जाए। बदले में पाब्लो
कोलंबिया का $12 बिलियन वर्ल्ड लोन चुकाएगा, लेकिन कोलंबियन गवर्नमेंट इस ऑफर को मना कर देती है और इसलिए जवाब के तौर पे पाब्लो कोलंबिया गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ देता है। पाब्लो हर वो न्यूज चैनल एडिटर और हर उस चैनल ऑनर को मरवा देता है जो उसके खिलाफ कुछ भी लिख रहे थे। उस शिकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी गन और हथियार देता है और पुलिस वालों के ऊपर इनाम रख देता है और इसलिए बेरोजगार लोग पैसों के लालच में बेगुनाह पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि 700 से ज्यादा पुलिस वालों की जान चली जाती है। और पुलिस वालों ने बदला लेने के लिए और पाब्लो की सभी लड़के को रोड में निकाल के उसे शूट करने लगते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बेगुनाह बच्चे भी मर जाते हैं। एजेंट नेवर कोलंबिया मिलिट्री स्कूल जाता है, जहाँ की जनरल उसे बताते हैं पाब्लो एस्कोबार को ढूंढ के पकड़ने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई जाती है। दूसरी तरफ पाब्लो के ऊपर दबाव पड़ने लगता है और इसीलिए वो जंगलों में भाग जाता है, लेकिन वहां भी कोलंबियन आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है। नवंबर 27, 1989 को कोलंबियन एयरलाइन फ्लाइट को पाब्लो बॉम्ब से उड़वा देता है, जिसमें कि 107 निर्दोष कोलंबियन मारे जाते हैं और उसके एक हफ्ते बाद बोगोटा शहर के DAS बिल्डिंग भी बॉम्ब से उड़वा देता है, जहाँ पर 70 और बेगुनाह लोगों की जान जाती है। अब अपने ही देश के इतने मासूम लोगों को मारने के बाद पाब्लो एस्कोबार नार्को ट्रैफिकर से पूरी तरह से नार्को टेररिस्ट बन जाता है। वो रेडियो स्टेशन में कॉल करके बताता है कि अगर कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो इसी तरह से कोलंबिया शहर में जगह जगह ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। और आखिर में कोलंबिया गवर्नमेंट लोगों की जान बचाने के लिए एस्कोबार के सामने अपने घुटने टेक देती है और पाब्लो 2 शर्तों के साथ सरेंडर करता है। पहली, उसके साथ अमेरिका एक्स्ट्रा राइट नहीं करेगा और वो अपना सजा कोलंबिया में ही काटेगा, और दूसरा कि वो अपनी जेल अपनी शहर मेडिलिन में डिजाइन करेगा। और उसकी ये जो जेल थी किसी होटल से कम नहीं थी। इस जेल में बार, ऑफिस, स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड भी होता है और पाब्लो जेल के अंदर से ड्रग का बिजनेस बड़ी आराम से कर पा रहा था। और कोलंबियन गवर्नमेंट ये सोच के खुश हो जाता है, चलो अब हमारे देश में कोई वायलेंस नहीं होगा। दूसरी तरफ वर्जीनिया की मुश्किलें बढ़ने लगती है। पाब्लो एस्कोबार के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती और उसे फोन पे हमेशा मारने की धमकियां मिलती है। जेल जाने पर पाब्लो भी वर्जीनिया पे ध्यान देना बंद कर देता है। वर्जीनिया को सर्वाइव करने के लिए घर की पेंटिंग, ज्वेलरी, घर का सामान बेचना पड़ जाता है। वो अपनी पैसों के अभाव में पाब्लो से जेल में मिलने जाती है और यूरोप जाने के लिए पाब्लो से $80,000 मांगती है, जिस पर पाब्लो मना कर देता है। उसके बाद खुद को उसके वाइफ से कंपेयर करने लगती है, इसलिए पाब्लो को उस पर गुस्सा आ जाता है, उसको कुछ दिए बगैर उससे भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ अफवाह उड़ने लगती है पाब्लो जेल में है, इसलिए उसके कुछ पार्टनर उससे चोरी करने लगते हैं। जब उससे 2 पार्टनर जेल में उसके साथ मीटिंग करने आते हैं तो पाब्लो के आदमी उन दोनों को मार देते हैं। जेल में होने के बाद भी 2 लोगों के इतनी बेरहमी से मर्डर करने के बाद इस मर्डर की खबर जब सामने आती है, कोलंबिया गवर्नमेंट का दुनिया के सामने मजाक बन जाता है। इसलिए कोलंबिया मिलिट्री को जेल के अंदर भेजते हैं पाब्लो को पकड़ के मिलिट्री जेल में डालने के लिए, लेकिन पाब्लो और उसके साथी यहाँ से पहले ही भाग चुके थे। कोलंबियन गवर्नमेंट पाब्लो के सभी दुश्मनों को जेल से रिहा कर देती है ताकि ये लोग पाब्लो को किसी तरह खत्म कर दे। काली कार्टेल पहले ही साउथ कोलंबिया और मायामी का पहले ही कोकिंग बिजनेस छीन चुका था और पाब्लो के बाकी बिजनेस को भी हथियाने लगता है। कोलंबिया की पुलिस, इंटेलिजेंट, मिलिट्री, क्रिमिनल, यहाँ तक आम लोग भी पाब्लो और बाकी मेंबर की दुश्मन बन जाते हैं। पाब्लो से जुड़े हुए हर शख्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। पाब्लो का लॉयर, अकाउंटेंट, उसका बिजनेस पार्टनर, वो हर आदमी जो कि किसी तरह से पाब्लो से जुड़ा हुआ है, उनकी बॉडी देश की अलग अलग हिस्से में मिलने लगती है। वर्जीनिया जब वो ज्वेलरी शॉप में अपने गहने बेचने जाती है तब उसे मारने के लिए वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं, लेकिन वो शॉप की ग्लास बहुत ही मजबूत होती है जो कि हथौड़े गोलियों से भी नहीं टूटती और इसीलिए वो बच जाती है। और फाइनली वर्जीनिया एजेंट नेमार से मिलकर पाब्लो के खिलाफ सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, अगर उसे USA या यूरोप भेज दिया जाए तो। दूसरी तरफ पाब्लो को ये बात समझ आ जाती है कि अब कोलंबियन गवर्नमेंट किसी भी हालत में समझौता नहीं करने वाली और इसीलिए अपने वाइफ और दोनों बच्चों को जर्मनी भेज देता है। जब ये एजेंट नेमार को पता लगता है तब वो जर्मन अथॉरिटी से बात करके पाब्लो की वाइफ और उसके बच्चों को एंट्री देने से मना कर देता है और वहां से उन्हें कोलंबिया भेज दिया जाता है। जिस होटल में पाब्लो की वाइफ और उसके बच्चे होते हैं उसी होटल के बाकी सारे रूम्स में DEA और कोलंबिया इंटेलिजेंट होते हैं। ये जानते थे कि पाब्लो पैनिक होकर अपनी फैमिली से जरूर कांटेक्ट करेगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। 2 दिसंबर 1993 को ये जानते हुए भी उसकी कॉल ट्रेस हो सकती है, पाब्लो अपनी फैमिली को कॉल करता है
और एक सिग्नल ट्रैकर व्हीकल पाब्लो की कॉल को ट्रेस कर लेती है। और हैरानी की बात यह भी होती है कि एक खिड़की पे बात करते हुए देख भी लेते हैं। वो तुरंत कोलंबिया हेडक्वार्टर को कॉल करते हैं और कुछ ही देर के बाद DEA के साथ भी कोलंबिया मिलिट्री उस जगह को घेर लेती है और आखिर में पूरी प्लानिंग के साथ कोलंबिया मिलिट्री उस फ्लैट में एंटर करती है। यहाँ पे पाब्लो के पास उसके एक ही आदमी होता है। उनके लिए आर्मी के साथ लड़ पाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए खिड़की से भागने की तैयारी करते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग के सामने एक स्नाइपर था, उन दोनों को वहीं पे मार गिराता है। पाब्लो की बॉडी के साथ अब सभी एक टॉफी की तरह अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं और लॉन्ग लिव कोलंबिया की नारे लगाते हैं। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एक एस्टिमेट के हिसाब से पाब्लो एस्कोबार या उसकी कत्ल से कोलंबिया की 4000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें कि 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, 200 जजेस, 1000 पुलिस वाले, सैकड़ों जर्नलिस्ट, एडिटर और आम नागरिक। अगर आप वीडियो को आखिर तक देख चुके हैं तो आपका दिन शुभ हो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए।